Hello everyone, this is Dr. Anjali Srivastava and this is my YouTube channel Adarsh Arya. Our today's topic is the 11th lecture in the series of immune system. इसमें हम देखेंगे T lymphocytes के डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन के बारे में। इसके पहले के वीडियो में हमने बी लिम्फोसाइट के टाइप्स, फंक्शंस, मैच्योरेशन, डेवलपमेंट, एक्टिवेशन एंड डिफरेंशिएशन के बारे में देखा। हमने टी लिम्फोसाइट्स के भी टाइप्स एंड उनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी लिम्फोसाइट्स के फंक्शंस हम देख चुके हैं इसके पहले के वीडियोस में। मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर आप उनको उनके थ्रू एक बार पहले रिकमेंड करूंगी कि उनके थ्रू एक बार जाइए, तो आपको समझने में आसानी होगी। बहुत सारे टर्म्स यहाँ फिर से आएंगे जो हम बी लिम्फोसाइट के डेवलपमेंट में देख चुके हैं। जैसे अगर हम यहाँ से शुरू करें तो ये जो कहानी है, दिस स्टोरी इज रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ बी लिम्फोसाइट्स एज वेल एज टी लिम्फोसाइट्स। हम सब जानते हैं कि बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल हैं for the development of the B lymphocytes and T lymphocytes are the part of the lymphocytic cells जो प्रोड्यूस होते हैं हीमोपोइटिक स्टेम सेल में, और ये बोन मैरो में डेवलप होते हैं इन फॉर्म ऑफ माइलॉइड सेल्स जो ब्लड कंपोनेंट्स को जिनसे ओरिजिनेट करते हैं, और दूसरे टाइप हैं lymphoid cells which act as progenitor of the lymphoid cells. Lymphoid cells में होते हैं B cells, T cells and NK cells। ये हम पिछले वीडियोस में देखते हुए आ रहे हैं। आज हम T cells के बारे में देख रहे हैं, बट ये जो डेवलपमेंटल हिस्ट्री है ये B सेल एज वेल एज T सेल के बारे में है। स्टेम सेल से, हीमोपोइटिक सेल से डेवलप होते हैं B cells एंड T cells एज प्रोजेनिटर लिम्फोसाइट, चाहे वो बी सेल के हों चाहे वो टी सेल के हों। फिर ये डेवलप करते हैं इनटू प्रिकर्सर लिम्फोसाइट, प्रिकर्सर बी लिम्फोसाइट और प्रिकर्सर टी लिम्फोसाइट। ये डेवलप होते हैं टी लिम्फोसाइट्स, हम पहले भी देख चुके हैं। ये थाइमस में मूव करेंगे फॉर द फर्दर डेवलपमेंट और फॉर मैच्योरेशन। और थाइमस में आने के बाद थाइमस के डिफरेंट सबसे बाहरी लेयर में टी लिम्फोसाइट को अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो ये डेवलप करते हैं इमेच्योर लिम्फोसाइट के फॉर्म में। इमेच्योर लिम्फोसाइट्स देन they convert into mature lymphocyte and they are now known as naive cells or the nascent cells which are waiting। अब इनके आगे का इनका डेवलपमेंट होगा जब ये एंटीजन से मिलेंगे। तो इस पूरे डेवलपमेंट के प्रोसेस में जो मेजर इवेंट्स हैं, ये ग्रोथ फैक्टर मीडिएटेड कमिटमेंट है। किन फैक्टर्स के से ये कमिटेड हैं ये लिम्फोसाइट्स? जैसे टी लिम्फोसाइट्स में हमने देखा है ग्रोथ फैक्टर्स मेनली हैं CD4, CD8 एंड सर्टेन CD3, CD27। ये हम आगे के स्लाइड्स में देखते हैं। देन द नेक्स्ट इज द प्रोलिफरेशन, देन इनिशिएशन ऑफ एंटीजन रिसेप्टर एंड देन जीन रीअरेंजमेंट। ये इवेंट्स मेजर इवेंट्स होते हैं अप टू डेवलपमेंट ऑफ प्रो लिम्फोसाइट्स। प्री लिम्फोसाइट में मेन का प्रोसेस होता है सिलेक्शन ऑफ सेल्स, सिलेक्शन के एंड क्लोनिंग होती है दैट एक्सप्रेस प्री एंटीजन रिसेप्टर्स एंड इमेच्योर lymphocytes। they in ये mainly the main event undergoes here is selection of reporter and acquisition of functional complex, that is how they become fully functional. Now they are completely ready to become on the front for the war with the antigen। एंटीजन से अब ये ज्वाइन करेंगे और फर्दर फंक्शनल होकर के जो जॉब इनको असाइन किया गया है वो करेंगे। और इनका एनाटॉमिक साइट है, जनरेटिव ऑर्गन्स है बोन मैरो। टी सेल्स थाइमस में पहुंचते हैं और उसके बाद मैच्योर होने के बाद ये पेरिफेरल लिम्फॉइड ऑर्गन्स में आते हैं या टिश्यूज में आते हैं, और वहाँ पर ये इम्यून सिस्टम को कैरी करते हैं। एंटीजन डिपेंडेंसी इनकी सेल्फ एंटीजन पर जब मैच्योर होते हैं तब ये एंटीजन से मैच्योर करते हैं। तो ये हो गया शॉर्ट स्टोरी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ बी लिम्फोसाइट एज वेल एज टी लिम्फोसाइट। आज हमारा जो टॉपिक है वो है डेफिनेटली टी लिम्फोसाइट जो ओरिजिनेट होते हैं बोन मैरो में और आते हैं थाइमस में फॉर द मैच्योरेशन। और अगर हम इनको तीन स्टेज में ये मेन इनकी जो
इनको स्टडी करने के लिए ये डिफरेंट स्टेजेज, मेजर स्टेजेज ये हैं एक्सप्रेशन ऑफ एंटीजन रिसेप्टर। ये जब मैच्योर होते हैं तो जो हमने यहाँ देखा कि एंटीजन रिसेप्टर के फॉर्म में पहुंचते हैं, उसके बाद टेस्टिंग फॉर अप्रोप्रिएट एंटीजन रिकॉग्निशन प्रॉपर्टीज, जैसे टॉलरेंस ऑफ सेल्फ टॉलरेंस से कितना सेल्फ के से टॉलरेंस शो कर सकते हैं, ये दो मेथड से होते हैं, पॉजिटिव सिलेक्शन मेथड से, नेगेटिव सिलेक्शन मेथड से। और इसके बाद जब ये बिल्कुल रेडी हैं एंटीजन से रिएक्ट करने के लिए, सेल्फ नॉन सेल्फ को पहचानने के लायक हो चुके हैं, तब ये एक्टिवेटेड होते हैं बाय एंटीजन और डिफरेंशिएटेड होते हैं इनटू द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। तो ये एक्टिवेशन एंड डिफरेंशिएशन हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अब स्टूडेंट्स, जैसा हम पहले भी करते आए हैं कि सर ये जो चैप्टर है इसको शॉर्ट कर में हम करते हैं, इन 3 स्लाइड्स में हम इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, एज दिस इज अ वेरी बिग चैप्टर और आपके एग्जाम्स तो अब बिल्कुल ही सर पे हैं। तो जस्ट टू हेल्प 2-3 स्लाइड में हम शॉर्ट मेन पॉइंट्स बता देते हैं, उसके बाद नोट्स के लिए आपके फर्दर स्लाइड्स हैं, इनके थ्रू आप जा सकते हैं। Now, B cells and T cells are the lymphocytes produced in bone marrow, responsible for cell-mediated immunity to greater extent. ज़्यादातर T lymphocytes, they are responsible for cell-mediated immunity. But कुछ हद तक ये humoral immunity को भी assist करते हैं in form of B cell development. That we have seen. B cell के development में T helper cells help करते हैं, और इस तरह से हालांकि बी सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए, टी सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए, बट टी सेल्स टू सम एक्सटेंट दे आल्सो असिस्ट इन ह्यूमरल इम्यूनिटी बाय असिस्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ बी सेल्स। तो दिस वी हैव सीन, यहाँ ये हम देख चुके हैं कि लिम्फोइड प्रो लिम्फोसाइट्स, प्रोजेनिटर लिम्फोसाइट्स 3 तरह के होते हैं, नेचुरल किलर, बी सेल एंड टी सेल। हम देख रहे हैं थाइमस सेल या टी सेल का, जिनका फर्दर डेवलपमेंट होना है थाइमस ग्लैंड में। अगर ये थाइमस ग्लैंड का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हम देखें, थाइमस ग्लैंड हम जानते हैं, ये भी हम पहले देख चुके हैं कि थाइमस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं इनटू द thymus gland is present, is the morphologically it is the largest gland. Sorry, discharge हो रहा है फोन, एक मिनट। So the thymus gland, it is the largest gland, और ये सबसे एक्टिव होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बर्थ, जब जस्ट बिफोर बर्थ ये जो टी सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, हीमोपोटिक सेल्स जो से प्रोड्यूस होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में, योक सैक में, योक सैक से लिवर में जाते हैं, लिवर से फिर ये बोन मैरो में आते हैं, और बोन मैरो से डिफ्रेंशिएट होकर के ये बोन मैरो में ही मैच्योर हो जाते हैं, कुछ सेल्स वो बी सेल्स बन जाते हैं, और जो सेल्स बोन मैरो से थाइमस में पहुंचते हैं वो टी सेल्स या थाइमस सेल्स की तरह या थाइमोसाइट्स की तरह डेवलप होते हैं। दिस थाइमस ग्लैंड इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन साइज, और इनकी एक्टिविटीज ये सुपर एक्टिव होते हैं एकदम बिगनिंग ऑफ द लाइफ स्पैन, और जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है इनकी एक्टिविटीज, इनकी स्पैनिंग, इनकी एक्टिविटीज कम होती जाती हैं, और इसीलिए कहते हैं कि ओल्ड एज में इम्यूनिटी कम होती है। तो नाउ लेट अस सी कि थाइमस के डिफरेंट सेक्शंस में टी सेल्स किस तरह डेवलप करते हैं। सबसे पहला जो डायग्रामेटिक, अगर हम एकदम शॉर्ट में इस टी सेल के डेवलपमेंट को रेफर करें तो ये है सब कैप्सुलर रीजन। दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ थाइमस ग्लैंड, जिसमें सबसे बाहर की तरफ है सब कैप्सुलर रीजन, जहां पर सबसे पहले पहुंचते हैं टी सेल्स या थाइमस सेल्स या थाइमोसाइट्स फॉर द फर्स्ट डेवलपमेंट। यहाँ पर ये डेवलप करते हैं इन फॉर्म ऑफ ये DN2 DN3 सेल्स क्या है, जस्ट वी विल सी। ये हम these are the developmental stages, they pass from subcapsular region to cortical region, from cortical region to corticomedullary region, and finally mature cells they reach into the medulla, जहाँ पर बहुत तरह के dendritic cells होते हैं, macrophages होते हैं, इनके साथ ये रिएक्ट करते हैं, एक्टिवेटेड होते हैं,
और फुल्ली एक्टिवेटेड डीपी सेल्स, डबल पॉजिटिव सेल्स यहाँ मेडुला में डेवलप होते हैं। अब ये एंटीजन पर अटैक करने के लिए तैयार हैं, अपने फ्रंट पे जा करके अपना जो फंक्शन है, जो गार्डिंग सिस्टम, बॉडी का डिफेंस सिस्टम में एक्शन के लिए तैयार हैं। और देर फाइनली फुल्ली मैच्योर्ड TH and TC cells. These are the types of the T cells, जिसको हम पहले देख चुके हैं, टाइप्स एंड फंक्शन ऑफ T cells। तब हमने देखा था कि T cells 4 तरह के होते हैं: T helper cell, T cytotoxic cell, T suppressor cell, T D cells एंड मेमोरी सेल्स। ऑल टुगेदर 5 तरह के T cells होते हैं। बट जब फंक्शनली ये डेवलप होते हैं तो 2 मुख्य तरह के सेल्स होते हैं जो इनके फंक्शन के बेसिस पे इनके इम्यूनोग्लोबुलिन आइसोटाइप, सॉरी यहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं आएगा, ये बी सेल के का संदर्भ आ गया है। ये टी सेल्स, इनमें रीअरेंजमेंट होते हैं, जीन रीअरेंजमेंट होता है और ये अलग अलग काम करते हैं। बट बेसिकली फंक्शनली ये 2 तरह के होते हैं: टी हेल्पर सेल एंड टी साइटोटॉक्सिक सेल। ये फाइनली मैच्योर्ड सेल ये ब्लड स्ट्रीम में आते हैं, ब्लड स्ट्रीम से लिम्फेटिक सिस्टम में पहुंचते हैं और फिर वो अपने वर्किंग साइट पर पहुंचते हैं, लिम्फ नोड्स एंड लिम्फ ऑर्गन्स पर, जहाँ पे ये पैथोजन को डिटेक्ट करते हैं। सो दिस इज द ओवरऑल स्टोरी ऑफ द मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ टी सेल, विच कैन बी ब्रॉडर सेंस में 3 स्टेप में इस ये टी सेल के डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन को हम डिवाइड कर सकते हैं: early thymocyte development, positive and negative selection, and then lineage commitment. Early thymocyte development include करता है जो एकदम प्रोजेनिटर लिम्फोसाइट्स यहाँ पे पहुँचते हैं और ये डेवलप करते हैं उन टी सेल्स में जो अभी वर्किंग फॉर्म पर कंप्लीटली इनएक्टिव हैं, जो प्रिकर्सर ऑफ टी सेल बनने को तैयार हैं। और इस दौरान इनके सेल सरफेस पर किसी तरह का कोई सरफेस मॉलिक्यूल्स, ये भी हम पिछले वीडियोस में देख करके आ रहे हैं कि एक्टिव टी सेल्स और बी सेल्स पर सरफेस मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ को-स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल्स, सरफेस प्रोटीन्स आदि होते हैं जो रिएक्ट करते हैं with the particular type of molecules, जिनको हम MHC molecules कहते हैं, जो एंटीजन पर प्रेजेंट होते हैं, इनके साथ कंबाइन करते हैं और तब इनको ये सेल्स एक्टिवेट होते हैं और तब ये इम्यूनिटी के एक्शन शो करते हैं, चाहे वो एंटीबॉडीज के रूप में बी सेल शो करें या डायरेक्ट सेल किलिंग के रूप में परफोरिन रिएक्ट करके टी सेल शो करें। तो वो एक्टिव स्थिति में आने के पहले जो सेल्स हैं, जो टी सेल्स हैं, सपोज दीज आर द सेल्स, इन पर अभी कोई सरफेस प्रोटीन डेवलप नहीं हुआ है। सरफेस प्रोटीन टी सेल का स्ट्रक्चर अगर आपको याद होगा, टी सेल के टाइप्स में हमने देखा था, टी सेल पर ये टी सेल है, इसके न्यूक्लियस के रीअरेंजमेंट्स एंड लीनिएज कमिटमेंट के हिसाब से इन पर कुछ सरफेस प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से पाए जाते हैं 2 तरह के प्रोटीन, जिन प्रोटीन सरफेस प्रोटीन CD4 एंड CD8। और इन्हीं के बेसिस पर जिसमें CD4 प्रेजेंट होता है वो होते हैं टी हेल्पर सेल्स, और जिनमें CD8 प्रेजेंट होता है सरफेस प्रोटीन के रूप में वो होते हैं टी साइटोटॉक्सिक सेल्स। तो यही बेसिक चीजें हैं CD4 और CD8 सरफेस प्रोटीन्स, जिनके बेसिस पर टी सेल का मैच्योरेशन के स्टेजेस एस्टैब्लिश होते हैं। और दीज आर प्रेजेंट इन नेगेटिव फॉर्म। जब ये प्रोजेनिटर लिम्फोसाइट डेवलप होता है तो ना उन पर CD4 एक्टिव होता है ना CD8 एक्टिव होता है, तो इनको हम मेंशन करते हैं CD4 माइनस, CD4 माइनस, CD8 माइनस। CD9 पर प्रेजेंट है CD4, 9 पर प्रेजेंट है CD8, तो इनको मेंशन करेंगे हम एज CD4 माइनस एंड CD8 माइनस। तो ये दोनों चीज़ों पर, दोनों में कोई सरफेस प्रोटीन काम नहीं करता है, तो इनको हम कहते हैं डबल नेगेटिव सेल्स, दैट इज DN सेल। These are the DN cells, which are the first stage of the development of progenitor cells, जो अब
प्रिकर्सर लिम्फोसाइट के डेवलपमेंट की तरफ मूव करते हैं। अब ये फर्स्ट स्टेज है DN सेल, फर्स्ट सेल इज रेफर्ड एज DN1 सेल, डबल नेगेटिव, ना इस पर CD4 प्रेजेंट है ना इस पर CD8 प्रेजेंट है, अभी एक्टिव हुआ है, प्रेजेंट मतलब कि एक्टिवेशन उनका नहीं हुआ है। तो इस दौरान अगर आपको रिसेप्टर्स का स्ट्रक्चर याद हो तो हमने पहले देखा था, वैसे वो बी सेल रिसेप्टर था, तो उसी तरह के रिसेप्टर्स डेवलप करते हैं टी सेल पर भी, जिनको TCRs कहते हैं। और उनका जो उनके हेटेरोडाइमर्स हैं, जो जिनका सिलेक्शन से जिनका बीटा सिलेक्शन होता है और फाइनल मैच्योरेशन ऑफ टी सेल्स होता है, वो अभी उनमें प्रेजेंट होते हैं गामा एंड डेल्टा चेन, जो फंक्शन करते हैं। दे आर नॉट, these are not making this cell very much functional. अभी ये they are with gamma and delta chain. अब ये डेवलप करेंगे DN2 stage में। These all developments are going on into subcapsular region, इस region में हो रहा है। Now DN2 structures, they are again with अल्फा एंड डेल्टा चेन जीन्स का रीअरेंजमेंट यहाँ पे स्टार्ट होता है। अब ये these गामा एंड डेल्टा चेन, दे स्टार्ट, इनके जीन्स रीअरेंजमेंट इनका स्टार्ट होता है, और they now start developing into one another surface protein molecule that is called as CD3। इस स्टेज पे यहाँ पे CD3 का डेवलपमेंट शुरू होता है, अभी ये फंक्शनल नहीं हुआ है। और इस दौरान ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स यहाँ पे आए हैं, इनमें से सिर्फ 5% सेल्स, जब ये CD3 DN2 लेट DN2 स्टेज में 95% सेल्स CD3 को डेवलप करते हैं और DN3 में कन्वर्ट करते हैं, जबकि 5% सेल्स अभी भी इनमें गामा एंड डेल्टा चेन ही रहते हैं। और ऐसे सेल्स का फ्यूचर इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा नोन नहीं है। इट इज सपोज कि ये सेल्स ये एक्ट करते हैं इन इंटेस्टिनल म्यूकोसा, यहाँ पे ये लिपिड एंटीजन से एनकाउंटर कर उनको आइडेंटिफाई करते हैं, और इन पर कोई रिसेप्टर सेल डेवलप नहीं होता है, CD4 भी नहीं, CD8 भी नहीं। बट इट इज सपोज, इट इज नॉट वेरी मच एस्टैब्लिश्ड फैक्ट कि ये जो अल्फा एंड गामा और डेल्टा चेन के साथ वाले जो लेट DN2 सेल्स हैं, इनका फंक्शन बहुत स्टैब्लिश नहीं है। बाकी के 95% सेल्स दे कन्वर्ट इनटू DN3 बाय बीटा सिलेक्शन प्रोसेस। इनका बीटा सिलेक्शन जीन के रीअरेंजमेंट्स होते हैं इनके अंदर, और अब ये चेंज करते हैं DN4 स्टेज में। यहाँ तक डेवलपमेंट सब, अब ये जो DN4 का डेवलपमेंट होगा, ये यहाँ पर सब कैप्सुलर रीजन से आकर के कॉर्टेक्स वाले रीजन में डेवलप होगा DN4 स्टेज। 95% ऑफ सेल्स अब DN4 के लेवल पे 95% सेल्स, बिकॉज दे फेल टू आइडेंटिफाई कॉर्टिकल रीजन में आने के बाद, अब इनको जो यहाँ पर जो सेल्स हैं कॉर्टिकल रीजन, कॉर्टिकोमेडुलरी रीजन में आने के बाद, यहाँ पर जो सेल्स हैं एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स प्रेजेंट हैं, मैक्रोफेजेस प्रेजेंट हैं, डेंड्रिटिक सेल्स प्रेजेंट हैं। ये हम पिछले स्लाइड में देख करके आ रहे हैं, इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि इन सब क्या है मैक्रोफेज, क्या है डेंड्रिटिक सेल, क्या है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ये सब हम देखते हुए आ रहे हैं। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स वो सेल्स हैं जो एंटीजन को प्रेजेंट करेंगे, जिनको आइडेंटिफाई करना है टी सेल को और एक्टिवेट होना है। तो वो DN4 सेल्स जो उन एंटीजेंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं उन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स जिनको इनको आइडेंटिफाई करना होता है, और तब टाइप ऑफ टी सेल डिसाइड होता है, जिसको हम कहते हैं MHC मॉलिक्यूल्स। अब ये MHC मॉलिक्यूल क्या है, ये भी हम पिछले वीडियोस में देख करके आ रहे हैं। MHC1 एंड MHC2 सबसे मेजर मॉलिक्यूल्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं TH और TC सेल्स पर, T हेल्पर सेल्स पर और T साइटोटॉक्सिक सेल्स पर। तो ये 95% इसमें से ये जो DN4 टाइप ऑफ सेल्स जो हैं, ये अभी तक ये डबल नेगेटिव हैं, कोई भी इन पर सरफेस
प्रोटीन फंक्शनल नहीं हुआ है, डेवलप नहीं हुआ है अब, बट इनमें बीटा सिलेक्शन हो चुका है और ये एक्टिवेट होने को तैयार है। अब इनको रिकॉग्नाइज करना है एमएचसी मॉलिक्यूल्स को और अपने आप को एक्टिवेट करना है। इस स्थिति में सिर्फ 5% सेल्स यहाँ पर कैपेबल होते हैं एमएचसी मॉलिक्यूल्स को या एंटीजन मॉलिक्यूल्स को जिनके साथ इनको रिएक्ट करना है उनको पहचानने के लायक होते हैं। दोज 5% सेल्स, इन पे ये दोनों सरफेस मॉलिक्यूल्स डेवलप हो चुके हैं, CD4 एंड CD8। अब ये कहे जाते हैं डबल पॉजिटिव सेल्स, डीपी सेल्स और डबल पॉजिटिव सेल्स। Double positive T cells, now they have matured in the cortical region. DP cells, they have matured in the corticomedullary region and now they are ready to be transferred into the medulla region, जहाँ पर अब ये react करेंगे और select करेंगे MHC molecules के through combine करेंगे antigen से सॉरी एंड बाकी के 95% सेल्स चूंकि ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकें तो दिस इज दिस वी हैव ऑलरेडी सीन कि ये जो डेवलपमेंट ऑफ टी सेल है, बी सेल है, दिस इज ऑलरेडी दीज आर कॉल्ड एज प्री प्रोग्राम्ड डेवलपमेंट। बर्थ के साथ ही ये डेवलपमेंट, मैच्योरेशन, देन डिस्ट्रक्शन, जो सेल फंक्शनल नहीं हुए वो डिस्ट्रॉय होते हैं, एपोप्टोसिस से नए सेल बनते जाते हैं। तो ये एक जो प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता जा रहा है। जब इनको एक्टिवेट होने का मौका मिलता है, जब इनको बाहर के इन्वेडर्स मिलते हैं, जो जब ये सेल्फ और नॉन सेल्फ को पहचानने के लायक हो जाते हैं, सेल्फ नॉन सेल्फ कमिटमेंट इनका के लायक ये हो जाते हैं, तब ये एक्टिवेट हो जाते हैं। अदरवाइज ये बनते रहते हैं और अगर इनका यूटिलाइजेशन नहीं होता है तो ये एपोप्टोसिस से डिस्ट्रॉय भी होते रहते हैं। तो यहाँ तक अब ये डीपी सेल्स आर जो डबल पॉजिटिव सेल्स हैं, इन पर CD4 सरफेस प्रोटीन है, CD8 सरफेस प्रोटीन है, CD3 सरफेस प्रोटीन है, ये हम देख करके आ रहे हैं यहाँ पे। CD3 सरफेस प्रोटीन पे इन पर डेवलप हो चुका है, कुछ और सरफेस प्रोटीन इन पे आगे डेवलप होंगे। और विद द बाय द रीअरेंजमेंट ऑफ द जीन्स बीटा सिलेक्शन इनका हो चुका है एंड अल्फा एंड बीटा हेटेरोडाइमर्स आर प्रेजेंट हियर फॉर सिग्नलिंग प्रोसेस। दिस वी हैव सीन जब हम बी सेल का एक्टिवेशन देख रहे थे, सिग्नलिंग प्रोसेस होता है, कॉम्बिनेशंस कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, सिग्नल 1, सिग्नल 2, सिग्नल 3 होता है और ये एडवांसमेंट, these processes are advanced. Now this, so up to here I think we must be clear, DP cells या डबल पॉजिटिव सेल्स बन चुके हैं कॉर्टेक्स में और अब ये मेडुला में ट्रांसफर होंगे, अब ये मेडुला में माइग्रेट करेंगे for further development. Now these are the points, what are the main points जो अभी हम डिस्कस करके आ रहे हैं, इनको आप अपने नोट्स के लिए यहाँ से ले सकते हैं। अब प्री TCR डेवलप हो चुका, दैट इज द प्रिकर्सर ऑफ टी सेल। प्री TCR स्टेज इसको कहते हैं या प्री TC सेल कहते हैं, रादर प्री टी सेल्स इनको कहना ज्यादा करेक्ट है, जहां पर TCR प्री टी सेल्स, दीज आर द प्री और प्रिकर्सर टी लिम्फोसाइट्स जो जिन पर TCRs, द टी सेल रिसेप्टर्स डेवलप होने लगे हैं, जो सेलेक्ट करेंगे MHC मॉलिक्यूल से कंबाइन करेंगे, एक्टिवेट होंगे और नाइव सेल्स अब एक्टिव टी सेल्स में कन्वर्ट करेंगे। नाउ these are ready to combine with the antigens and hence they are called as, now they are the T cells with TCRs are now ready as naive cell to combine with the antigen and convert into the completely mature cell. Pre TCR के साथ वाले सेल को DP सेल कहते हैं या pre T cells कहते हैं। TCR is T cell receptors. Now these are the naive T cells. They will now come to the medullary region. अब ये this is the D1 के different stages, DP के cells हैं। अब ये कॉर्टिकोमेडुलरी रीजन एंड मेडुला रीजन में आएंगे, लीनिएज कमिटमेंट शो करेंगे। लीनिएज कमिटमेंट का ये मतलब है
कि अब इस पर जो डबल पॉजिटिव है तो इन पर CD4 भी पॉजिटिव स्टेज में है, एक्टिव स्टेज में आ चुका है, CD8 भी एक्टिव स्टेज में आ चुका है। अब ये एंटीजन को आइडेंटिफाई करेंगे और जैसा कि बी सेल में हमने देखा था, ये जो एंटीजन सेल्स हैं, नाउ दे आर फुल्ली मैच्योरेटेड, the mature DP cells, now they undergo rearrangement of alpha chain combining with beta chain to produce the complete alpha beta TCR. अब यहाँ पर TC receptor with complete alpha beta chain. अब I'll again refer to the B cell receptor का structure को refer करेंगे, जहाँ पर हमने देखा था variable and non-variable chain, light chain, heavy chain with assisting signal transduction के लिए जो असिस्टेंट हेट्रोडाइमर प्रेजेंट हैं अल्फा बीटा चेन के साथ, वो यहाँ पे फुल्ली मैच्योर हो चुके हैं एंड नाउ दे आर रेडी टू एक्सपोज टू MHC मॉलिक्यूल्स ऑफ द एंटीजन. नाउ दीज आर द एंटीजेंस और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स. नाउ इफ यू रिमेंबर, अब हमें इफ यू रिमेंबर हमने देखा था कि जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कौन कौन से होते हैं? APCs or antigen presenting cells are macrophages and dendritic cells. अभी हम यहाँ पर देखें, वैसे तो B सेल भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरह काम करता है, बट अभी हम T सेल के कंसर्न में देख रहे हैं. तो मेडुलरी रीजन में बहुत सारे सेल्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, मैक्रोफाजेज हैं, डेंड्रिटिक सेल्स हैं और बहुत सारे एपिथेलियल सेल्स हैं जो ऑलरेडी इम्यूनिटी एक्शन शो कर रहे हैं. ये पकड़ते हैं एंटीजेंस को, पकड़ के ये, इफ यू रिमेम्बर हमने पहले भी देखा था कि ये मैक्रोफेज है, मान लीजिए यहाँ पे ये एंटीजन को कैच करता है एंडोसाइटोसिस या एंडोलाइसोसिस से, ये एंटीजन को पकड़ करके इनको फ्रैगमेंटलाइज करता है छोटे छोटे टुकड़ों में और इनको ये डिस्ट्रॉय फ्रैगमेंटाइज करता है. और दो तरह के होते हैं ये सेल्स, ये होते हैं न्यूट्रोफिल्स, ये होते हैं मैक्रोफेजेस, ये होते हैं डेंड्रिटिक सेल्स. तो न्यूट्रोफिल्स जो यूजुअली डायरेक्ट अटैक करते हैं, फैगोसाइटाइज करते हैं इम्यून सेल्स को और उनको डिस्ट्रॉय करके खत्म कर देते हैं. बट मैक्रोफेजेस, ये दिस इज द एक्शन ऑफ the neutrophils which are directly ending. Another type of cells are the APC cell which are macrophage cells. इनमें एंटीजन को पकड़ करके अंदर लाया जाता है, इनको फ्रैगमेंटाइज किया जाता है और इनके फ्रैगमेंट्स को with the help of these particular type of molecules, जिनको आप कह सकते हैं MHC molecules, MHC1 और MHC2. इफ यू रिमेंबर, ये MHC1 और MHC2 ये मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्सेस हैं जो जिनका मुख्य दो रूप होता है फॉर द इम्यून एक्टिविटीज, MHC1, MHC2. MHC1 पर अब ये जो फ्रैगमेंटाइज हुआ है, इन फ्रैगमेंटाइज सेल्स में से कोई एक पार्टिकल यहाँ पर ये प्रेजेंट करते हैं. दिस इज APC. अब ये काम कर रहा है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का, क्योंकि ये एंटीजन को प्रेजेंट कर रहा है थ्रू दिस MHC मॉलिक्यूल. नाउ दिस विल बी आइडेंटिफाइड बाय द मैच्योर DP सेल. DP सेल पर अब CD4 है और CD8 है. तो अगर ये MHC2 है तो इफ यू रिमेंबर MHC2 कॉम्प्लेक्स अगर है तो CD4 इसको अट्रैक्ट करेगा, CD4 से ये कंबाइन करेगा. अगर ये MHC1 है तो यहाँ CD4, दिस कॉम्बिनेशन विथ CD4. नाउ ये हम अगले स्लाइड में देखते हैं, जस्ट हम पहले इसके बाद पहले देख लें, मैच्योरेशन कंप्लीट हो जाए. रेडी टू बी सिलेक्टेड पॉजिटिवली और नेगेटिवली इन कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स में अभी तक ये कॉर्टेक्स और कॉर्टिकोमेडुलरी रीजन में है एग्जैक्टली, सॉरी. एंड नाउ दे आर रेडी टू बी सेलेक्टेड पॉजिटिवली. अब ये इनके जो ये डबल पॉजिटिव सेल्स हैं which are having these complexes, sorry, surface molecules
CD4 एंड CD8। अब अगर ये सेलेक्टेड हो जाते हैं तब ये पॉजिटिवली सेलेक्टेड कहे जाएंगे। अगर ये सेलेक्ट नहीं होते हैं तो ये रिजेक्ट हो जाएंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज नेगेटिवली सेलेक्टेड सेल्स। तो ये हम जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है पॉजिटिव सिलेक्शन, क्या है नेगेटिव सिलेक्शन। अगेन ना, अब यहाँ से जितने भी सेल्स को एक्टिवेट होना है, दिस इज टू बी नोटेड कि 5% सेल्स पॉजिटिवली सिलेक्टेड होते हैं और 95% सेल्स सेलेक्ट नहीं होते हैं। मतलब इनका जो CD4 और CD8 और CD28 एक और मॉलिक्यूल सरफेस प्रोटीन डेवलप हुआ है, ये सब किसी भी एंटीजन को आइडेंटिफाई नहीं किए हैं, या अगर किए हैं तो बहुत ज्यादा अग्रेसिवली आइडेंटिफाई कर लिए हैं और इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस प्रोड्यूस करने लगे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये सारे सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और अगर ये करेक्टली स्टैब्लिश करते हैं, CD4 को कनेक्शन स्टैब्लिश करना है MHC2 के साथ, CD8 को कनेक्शन स्टैब्लिश करना है MHC1 के साथ, ये कॉम्बिनेशन बनेगा। तो MHC1 प्रेजेंट होता है जिन सेल्स पर, ये अगर CD8 डेवलप करेगा, CD8 वाला सेल सेलेक्ट होगा, तो दिस सेल विल कन्वर्ट इनटू T साइटोटॉक्सिक और किलर सेल। और MHC2 एंड CD4 कॉम्प्लेक्स वाला सेल, इसमें CD8 डिस्ट्रॉय हो जाएगा, CD4 रहेगा, और ये डेवलप होगा इनटू T हेल्पर सेल। तो T हेल्पर एंड T साइटोटॉक्सिक सेल को डेवलप होना है। नाउ जो अगर ये सेल सेलेक्ट होते हैं, CD8 सेलेक्ट होता है विथ MHC1 को कंबाइन करता है तो CD4 डिस्ट्रॉय हो जाएगा। CD4 सेलेक्ट होता है, T हेल्पर सेल बनेगा और CD8 डिस्ट्रॉय हो जाएगा। CD28 इज अनदर सरफेस मॉलिक्यूल जो इन दोनों ही कंडीशंस में कॉम्प्लेक्स बाइंडिंग को और स्ट्रॉन्ग करता है, और ये दोनों कंडीशंस में प्रेजेंट रहते हैं। तो अगर ये दोनों में कोई भी, अब थर्ड स्टेज में हम देखते हैं थर्ड स्टेज में स्थिति क्या होती है। थर्ड एक स्टेज अब ऐसा आता है, अब ये मेडुला में पहुंचते हैं, एपीसीज के साथ कांटेक्ट करते हैं, और अगर ये दोनों सेल ना CD4 को एक्टिवेट होता है ना CD8 एक्टिवेट होता है, कोई भी सेल एक्टिवेट नहीं होता है, तो ऐसे भी सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं नेगेटिव सिलेक्शन से। ऐसे भी सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जो एक्सेसिवली या बहुत एग्रेसिवली सेलेक्ट हो जाते हैं CD4 से भी, CD8 से भी, तो वो भी रिजेक्ट हो जाते हैं। किसी से नहीं होते हैं, वो भी रिजेक्ट हो जाते हैं। जब CD4 या CD8 से कंबाइन भी करते हैं, तो अगर वो मॉडरेट कॉम्बिनेशन होता है, वीक कॉम्बिनेशन जिसको या कहीं कहीं पे रेफर किया गया है, जिसमें कॉम्बिनेशन होता है इनका, बट कोई केमिकल सिक्रीशन अभी नहीं होता है, सेल्फ के लिए कोई रिएक्टिव इम्यून रिएक्टिविटी ये नहीं शो करते हैं, तो दोज सेल्स आर पॉजिटिवली सेलेक्टेड। ओनली दोज सेल्स आर पॉजिटिवली सेलेक्टेड। और तो एक कैटेगरी ऑफ सेल्स पॉजिटिवली सेलेक्टेड होते हैं और दो कैटेगरी ऑफ सेल्स नेगेटिवली सेलेक्टेड होते हैं। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, हम मेडुला में आने के बाद ये मान लीजिए ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं जिन पर ये एंटीजेंस प्रेजेंट हैं सरफेस मॉलिक्यूल्स के रूप में बाय द प्रोसेस ऑफ जीन रीअरेंजमेंट ऑफ देयर न्यूक्लियस, दैट इज डन बाय द रैंडम वेरिएशंस एंड जीन शफलिंग। ये हम इसके बाद थोड़ा सा देखेंगे, बट जीन शफलिंग अपने आप में एक वीडियो इस पर बनना चाहिए। लेट अस सी, अगर हो सका तो मैं थोड़ा इसमें समझा दूंगी, बट जीन शफलिंग, रीअरेंजमेंट एंड रैंडम वेरिएशंस वी विल सी इन द सेपरेट वीडियो। नाउ अब हम देखें कि किस किस तरह से सिलेक्शंस होते हैं। कुड नॉट रिकॉग्नाइज एनी सरफेस मॉलिक्यूल, अभी जो एपीजीज हैं इन पे जो सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं, और ये जो टी सेल्स हैं, टी सेल्स में रीअरेंजमेंट ऑफ सेल्स और जीन्स होते हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ जीन्स होते हैं। जस्ट इन द नेक्स्ट स्लाइड आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज दिस रीअरेंजमेंट ऑफ जीन्स, जिसकी वजह से जो सरफेस पर जो रिसेप्टर्स आते हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं टू द एंटीजन। एंटीजन जो यहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके साथ ये जो पूल ऑफ सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं टी सेल्स के,
जिनमें से सेलेक्ट होना है किस सेल को काम करना है। तो वो सेल जो CD4 को या MHC2 को सेलेक्ट करे या MHC1 को सेलेक्ट करे, तो वो तो CD4 या CD8 में डेवलप होगा। ये मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। बट ऐसे भी सेल्स हैं जिन्होंने ना किसी भी सरफेस मॉलिक्यूल को नहीं पहचाना, ना MHC1 को ना MHC2 को, तो ऐसे सेल्स सारे डिस्ट्रॉय हो गए बाय द apoptosis or programmed cell death, and this is called as negative selection first type. Now DP cells, अब ये वो cells हैं positively selected cells हैं which recognize moderately, no inflammatory chemicals secreted, and they are selected and kept for the further एडवांसमेंट। अब ये एंटीजन के साथ एक्टिवेट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। नाउ देयर आर अनदर ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर एग्रेसिवली रिकॉग्नाइज्ड। ये रिकॉग्नाइज तो हुए बट इतना टाइट बॉन्डिंग हो गई इनकी, जिसकी वजह से ये इन्फ्लामेटरी केमिकल्स सिक्रीट करते हैं, जिनको हम कहते हैं साइटोकाइंस और ऑटोक्राइन सिक्रीशन, विच कंबाइंड विथ IL2. These are the another type of molecules presented or produced by the DP cells themselves. ये इंटरल्यूकिन 2, 4 और 5 टाइप्स के इंटरल्यूकिन्स होते हैं जो डीपी सेल खुद प्रोड्यूस करते हैं, और जहाँ एक्सेसिव या एग्रेसिव बाउंडिंग हो जाती है, बाइंडिंग हो जाती है, ये इंटरल्यूकिन सेल्स ये कंबाइन करते हैं इन साइटोकाइन से, और फिर से ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं सेल्फ डिस्ट्रक्शन से। दिस इज द नेगेटिव सिलेक्शन 2 टाइप। ये सेकेंड टाइप ऑफ नेगेटिव सिलेक्शन होता है। So this is positively selected cells pass on to the peripheral blood and lymph for further activation and differentiation, and they will divide or proliferate by clonal expansion. So clonal selection पहला प्रोसेस था, जहां पर ये क्लोनल सिलेक्शन हमने यहाँ पे देखा था, जब बहुत सारे सेल्स यहाँ पे प्रोड्यूस हुए थे, मास ऑफ सेल्स यहाँ पर प्रोड्यूस हुए हैं। इसके पहले वाले वीडियो में यहाँ पे क्लोनिंग, बहुत सारी सेल्स की क्लोनिंग हुई है। इन सेल्स का जब ये DN4 होता है, जहाँ पर ये क्लोनिंग हुई है, सेल्स को सेलेक्ट किया गया है कि ये किस एंटीजन से एक्टिवेट इंटरैक्ट करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्लोनल सिलेक्शन। जब इनको सेलेक्ट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट स्टेज इज क्लोनिंग, देन इज द क्लोनल सिलेक्शन, एंड फाइनली इज द क्लोनल एक्सपेंशन। ये स्टेज हो गया क्लोनल एक्सपेंशन। तो जो क्लोनिंग होती है, मल्टी क्लोनिंग या प्रोलिफरेशन होता है, जिसमें मल्टीप्लाई करते हैं टी सेल्स, ये 3 स्टेज पे होता है। सबसे पहला होता है कॉर्टिकल रीजन में, जब डीपी सेल्स बनते हैं, उसके पहले भी क्लोन ऑफ सेल्स बन रहे हैं। These clone cells are called as cloned cells. अब इन क्लोन सेल्स को सेलेक्ट किया जाता है, यहाँ पर जो डिफरेंट शेप्स के हैं, स्पेसिफिक शेप के सेल्स को सेलेक्ट किया जाता है, दैट विल बी कॉल्ड एज क्लोनल सिलेक्शन। this is being done by the process of क्लोनल सिलेक्शन। कौन सा क्लोन स्पेसिफिक रिसेप्टर रखता है जो स्पेसिफिक एंटीजन से कंबाइन कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज क्लोनल सिलेक्शन। और उसको सेलेक्ट करके उसके बाद उस पॉजिटिवली सिलेक्टेड सेल को पेरिफेरल ब्लड एंड लिम्फ में ये जाएंगे, वहां एक्टिवेट होंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, और बाय द प्रोसेस ऑफ mitosis they will proliferate and they will produce then another type of cells or multiple type of these cells, that is called as clonal expansion. So this is how the T cell mature into the lymphocytes and then come into the peripheral cells through the blood to the lymph nodes or lymph organs for further activation. So दिस आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। आगे के सेल्स में पॉइंट वाइज के लिए आप ये स्लाइड्स को देखिए, इनको जूम कीजिए और अपना नोट्स बनाइए, और हर पॉइंट, हर लाइन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। सम स्पेसिफिक पॉइंट्स आर देयर। द ऑल लिम्फोसाइट्स आर प्री प्रोग्राम्ड, ये हम देख चुके हैं। हर तरह के लिम्फोसाइट, चाहे वो बी सेल हो चाहे वो टी सेल हो, उनको कैसे फंक्शन करना होता है
ये प्री प्रोग्राम्ड होते हैं बिफोर इन्फेक्शन फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ। जब ये बनते हैं बोन मैरो में बनते हैं, और चाहे वो ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए काम करें, चाहे वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए काम करें, कैसे काम करना होता है, दे आर प्री प्रोग्राम्ड। उनको सिर्फ एजुकेट करना होता है, उनकी प्री प्रोग्रामिंग की हुई है। अब उनको क्लासेस में, डिफरेंट क्लासेस में भेज के उनको पढ़ाना लिखाना सिखाना होता है, फिर जॉब ट्रेनिंग देनी होती है, फिर उनको बैरक्स में ले जाते हैं जहां पर वो तैयार हैं कि जब भी अटैक होगा वो काम करेंगे। Then are the random variations. Variations provided from beginning from to the birth. Then gene reshuffling on or gene rearrangement. ये जो क्लोनल सिलेक्शन होता है, इस क्लोनल सिलेक्शन के पहले जो क्लोन्स बन रहे हैं टी सेल्स के, उनका अल्फा बीटा चेन से बीटा सिलेक्शन होता है और जीन की रीशफलिंग होती है बाय द क्रोमोसोम 6 ऑफ द टी सेल, जिन पे जीन का के शॉर्टर जो आर्म होते हैं उन पे जीन 1 एंड जीन 2 प्रेजेंट होते हैं। उन सेल्स के एक्टिवेशन से वेरियस टाइप ऑफ एमआरएनए बनते हैं, वो ट्रांसलेट करके प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, एंड दैट इज कॉल्ड एज रैंडम वेरिएशंस, एंड देन जीन रीअरेंजमेंट और जीन रीशफलिंग। इस जीन रीशफलिंग से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सरफेस प्रोटीन्स बनते हैं, जिनको सेलेक्ट करते हैं MHC molecules of antigen presented by the antigen presenting cells. तो ये हो गया डेवलपमेंट। ये जीन रिशफलिंग हम अगले स्लाइड में देखेंगे, सॉरी अगले वीडियो में देखें, क्योंकि काफी लंबा वीडियो हो रहा है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिग्नलिंग के लिए। सिग्नलिंग, इफ यू रिमेम्बर BCR एक्टिवेशन के समय भी हमने देखा था, उसी तरह TCR के भी एक्टिवेशन, टी सेल्स के एक्टिवेशन के लिए भी 3 लेवल पर सेल सिग्नलिंग होती है। सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। पहला हो गया MHC2 CD4 कॉम्बिनेशन, MHC1 CD8 कॉम्बिनेशन, और ये आइदर होगा, इन दोनों में एक होगा, दोनों नहीं एक साथ होंगे। तीसरा हो गया B7 CD28। ये CD28, ये MHC1 MHC2 B7 ये प्रेजेंट होते हैं एंटीजन पर, और ये CD4 CD8 CD28 CD3 साइटोकाइंस ये प्रेजेंट होते हैं, इंटरल्यूकिन्स ये प्रेजेंट होते हैं टी सेल्स पर। अब इनकी कंबाइनिंग होती है, दीज 3, इस तरह के सिग्नलिंग न्यूक्लियस तक पहुंचता है। उसके बाद न्यूक्लियस में जाकर के क्रोमोसोम एक्टिवेट होते हैं, जीन्स रीअरेंज होते हैं, and then that growth and maturation takes place and causes amplifications by the chromosomal activities. Now cell signals helps to grow and divide by mitosis to the cells, the cloning cells, that results into clonal expansion or clonal propagation. So these are the important points in the development of the T cell. Finally अगर इसको हम देखें तो ये जब टी सेल्स बने, ये जो जो अभी हमने देखा, अब जीन के लेवल पे दिस स्लाइड आई विल एक्सप्लेन। यहाँ पे ये सिग्नल 3 बनता है। सिग्नल 1 इज द कॉम्बिनेशन बिटवीन द एंटीजन एंड द TCR। सिग्नल 2 ये है विद द डेवलपमेंट ऑफ द CD4 TCR का ये कॉम्बिनेशन। हम इसके पहले इसको डिटेल्स में देखने के लिए हम एक वीडियो और देखना होगा, अदरवाइज इट इज बिकमिंग टू लॉन्ग। जस्ट टू रिप्रेजेंट यू, सब फर्स्ट कॉम्बिनेशन है जहां पर ये है TCR, टी सेल का TCR, ये कंबाइन करता है, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पर ये MHC मॉलिक्यूल्स हैं, ये 1 और 2 टाइप के होंगे। ये प्रोड्यूस करते हैं एंटीजन को, फ्लैग की तरह ये दिखाते हैं कि यस टी सेल्स नाउ गेट रेडी, ये फलाने टाइप ऑफ सेल आया है। तो ये हो गया सिग्नलिंग 2। पहला सिग्नल यहाँ पे बना, दूसरा सिग्नल यहाँ पे बना, TCR CD4 या CD8 एंड एंटीजन, ये मिलकर के बनाते हैं सिग्नल 2, और सिग्नल 3 बनेगा। नाउ दिस इज द फाइनल सिग्नल। यहाँ पे CD28 है, और मैक्रोफेज पर
या एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पर B7 इसका से कंबाइन करने के लिए रिसेप्टर डेवलप हो रहा है. और सो this is the third signal generated here. So these cell signaling respond to nucleus received by chromosomes and genes for amplification and cloning expansion by mitosis. Now, as I have already mentioned you, two important genes play vital role in T maturation. T के maturation, T cell के maturation में दो important genes हैं जो present होते हैं chromosome 6 पर, which is a very chromosome 6 is the most important chromosome for the immunity activation, जिन पर बहुत सारे genes होते हैं, जिनमें से दो important gene होते हैं gene 1 और gene 2. ये gene 1 and gene 2, these are the two different parts on the shorter arm of the chromosome. G1 starts providing some molecules outside cells called the interleukins. ये blue color के जो cells हैं ये interleukin यहाँ produce करते हैं. G2 starts secreting another compound providing receptors to interleukin. ये ऑटोक्राइन केमिकल्स कहे जाते हैं. ये G2 जीन्स प्रोड्यूस करते हैं और इस तरह से ऑटोक्राइन एंड इंटरल्यूकिन 2, 4, 5 होते हैं. ये एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो गिव्स फाइनल सिग्नल to grow and proliferate by mitosis, that is the clonal expansion. ये gene rearrangement, gene reshuffling से further activation and proliferation and differentiation कैसे होगा ये हम आगे के वीडियो में देखेंगे. और जी अरेंजमेंट एंड जी reshuffling ये हम देख चुके हैं. ये क्रोमोसोम 6 में होते हैं. दिस इज द क्रोमोसोम. ये भी हम क्रोमोसोम के शॉर्टर आर्म में वेरिएबल जीन्स ऑफ क्रोमोसोम 6 होते हैं. They can produce varieties of mRNA followed by producing various types of proteins randomly. Randomly ये बहुत तरह के proteins बनाते हैं जिनसे जो present होते हैं clones के form में, that remain present in our body and act as different receptors. Specific antigens or APCs reach them and select specific surface proteins, that is called as clonal selection, that proceed through G1 and G2 genes. Selected cells undergo finally division and by mitosis, that is called as clonal expansion. So this is what I want to explain you for the development of T cells. Now these are the slides in which you can go get हर एक स्टेज के बारे में इसमें डेवलपमेंट है. और दिस नाउ इन दिस स्लाइड इट इज शोन हियर कितने तरह के पॉजिटिव सेल्स होते हैं किस किस सेल पर. इसका एक और स्लाइड मैंने यहाँ पे देखते हैं. ये सिंगल पॉजिटिव सेल, डबल नेगेटिव सेल्स ये हम लोग देख चुके हैं. मैच्योर टी सेल्स में क्या क्या होते हैं, पेरिफेरल स्टेजेस क्या क्या होते हैं. These are the अब यहाँ पे आप देखिए, this is now the important portion. This diagram shows कि हर स्टेज पर क्या क्या सरफेस मॉलिक्यूल्स, प्रोजेनेटर टी सेल पर क्या क्या सरफेस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं. CD34 अल्फा बीटा जर्म लाइन जो हेमोपोएटिक सेल से जब ये बन रहा प्रोटीन. इसके एडवांस स्टेज में CD34 CD7 आ गया है. अल्फा बीटा जर्म लाइन का डेवलपमेंट यहाँ पे आ चुका है. दीज आर द नाउ दे हैव कन्वर्टेड टू प्री सेल्स. नाउ दे आर हैविंग CD7 CD2 CD3. इसके बाद वाले स्टेज में इमेच्योर टी सेल है जिस पर CD7 है, CD2 है, CD3 है. TCRs हैं, अल्फा बीटा चेन वाले TCRs हैं, CD1 है, CD4 है, CD8 है. तो ये हो गया आपके. और इनके जो VDJ कॉम्बिनेशंस, ये फिर आप अगर रिकॉल करें, इसके पहले हमने एक्टिवेशन और बी सेल में देखा है VDJ रीअरेंजमेंट होते हैं. जो VH DH एंड GH वेरिएबल रीजन्स होते हैं जो BCRs में थे वो TCR में भी होते हैं. इनका रीअरेंजमेंट होता है और मैच्योर टी सेल्स बनते हैं विद CD7 CD2 CD3 TCR और CD8 या CD4. यहाँ पे CD4 है, यहाँ पे CD8 है. So this is the final selection. Now these are the double negative stages, double positive stages. These are certain additional informations जिनको आप MCQs के लिए या short answers के लिए या long answers के लिए select कर सकते हैं. This is the overview and this is the slide जो हम देखेंगे एक्टिवेशन डिफरेंशिएशन. ये
कैसे एक्टिवेट होते हैं, कैसे डिफ्रेंशिएट होते हैं, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं कोशिश कर रही हूँ हिंदी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की, क्योंकि मैंने देखा है हिंदी में इम्यूनोलॉजी के स्लाइड्स कम अवेलेबल हैं। डू द राइट कमेंट्स कुछ और अगर आपको चाहिए तो, एंड सी द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अगर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन होगा तो मैं दूंगी। थैंक यू।